नमस्कार दर्शकों। आठवां घर आपके घर या निवास में कहाँ पर होता है, उसमें कोई दोष विद्यमान है तो उसके सुधार के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। यदि आठवें घर में चंद्र, मंगल, शनि या बुध स्थापित है तो आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आठवें घर में मंगल एवं बुध युति करके बैठे हों तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है, यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अपने पिछले अंक में हमने आपको कुंडली के 7वें घर के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आज के इस अंक में हम आपको कुंडली के 8वें घर के बारे में लाल किताब के स्वर्णिम सिद्धांत के बारे में बताने वाले हैं। लाल किताब के मत के अनुसार भूमि का 8वां भाग या कुंडली का 8वां घर वृश्चिक राशि का माना गया है। 8वें घर की जमीन का मालिक शनि को माना गया है, लेकिन शनि की इस भूमि पर मंगल ग्रह ने अपना मकान बना रखा है, इसीलिए शनि एवं मंगल का हमेशा ही मिला जुला प्रभाव प्राप्त होता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि 8वें घर से किन किन चीज़ों या तथ्यों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शनि व मंगल के मिलने से जिन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है उसमें मुख्य है जादू टोना, मंत्र तंत्र और यंत्र, लकड़ी का कोयला, स्त्रियों के साथ बनने वाले संबंध या विलासिता का स्तर यानी जानकारी, महिलाओं से संपर्क एवं उनके साथ अय्याशी या संसर्ग की, सुख की गुणवत्ता, बिच्छू जैसे विषैले जानवर, मैग्नीफाइंग ग्लास या आतशी दर्पण, लड़कियों या महिलाओं के लाल व चमकीले कपड़े, जली हुई मिट्टी, जल्लाद, शत्रु, चंडाल और युद्धोन्मत्त सैनिक या फौजी के बारे में इस भाव से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं अक्सर सज संवर कर रहती हैं। लाल अथवा चमकीले वस्त्रों को ज़्यादातर धारण करती हैं, लेकिन उनके इस कृत्य को कोई भी अनुचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यह उनका प्रोफेशन या व्यवसाय है जो आकर्षण पर ही आधारित होता है। किंतु अंततः इस पथ पर जाना मनुष्य के लिए मृत्यु पथ पर जाने के समान ही है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई सैनिक सरहद पर तैनात होता है तो उसकी बंदूक से चलने वाली गोली से चाहे कितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, किंतु उस सैनिक को कभी भी हत्या का दोष नहीं दिया जा सकता। इसको एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। एक जल्लाद किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाकर उसको मौत की सजा एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जल्लाद को कोई भी व्यक्ति कभी भी दोषी नहीं मानता। यानी उपरोक्त तीनों ही उदाहरणों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच जाते हैं कि 8वां घर मौत का घर कहलाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मौत का रहस्य उस जातक की कुंडली के 8वें भाव में ही छिपा होता है। यदि कुंडली के 8वें भाव का सम्यक परिशीलन कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के आयु बल का पता आसानी से ही किया जा सकता है, या किन हालातों अथवा किन परिस्थितियों में उस जातक की मौत होगी या वह किसी दूसरे व्यक्ति की मौत का कारक बनेगा। आइए अब हम आपको मौत के घर के बारे में लाल किताब के अनुसार स्वर्णिम सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली का 8वां घर ही एकमात्र ऐसा घर है जो उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है, यानी कि 8वें घर के ग्रह दूसरे घर के ग्रहों को देखते हैं। लाल किताब के इस मत की परिभाषा इस प्रकार से भी की जा सकती है कि किसी भी जातक की मृत्यु का रास्ता उसके दूसरे घर से निकलकर 8वें घर में अपना प्रभाव दिखाता है। इसीलिए किसी भी जातक की कुंडली में 2 प्रकार के मार्केश बनते हैं, जिनको प्रथम श्रेणी का मार्केश तथा द्वितीय श्रेणी का मार्केश कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि दूसरे घर के ग्रह ही 8वें घर के ग्रहों को जगाने का काम भी करते हैं।
अर्थात यदि दूसरा घर खाली होगा तो आठवें घर के ग्रह सोए हुए ही रहेंगे और वे जातक के जीवन में पूरी तरह से निष्फल ही रहेंगे, जब तक कि दूसरे घर में किसी उचित ग्रह को स्थापित न कर लिया जाए। यहाँ पर लाल किताब का एक और अमूल्य सूत्र भी बताया गया है कि जिसके अनुसार आठवें घर के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आठवें घर के ग्रहों का प्रभाव 12वें घर में जाने से रोकना भी उचित रहता है। यदि आठवें घर के प्रभाव को 12वें घर में प्रभाव जाने से रोका जाए तो उसके लिए एक उपाय है, क्योंकि आठवें घर के ग्रहों का प्रभाव दूसरे घर के माध्यम से छठे घर में होता हुआ 12वें घर में पहुंचता है। इसके साथ ही छठवें भाव में स्थापित ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं। इसीलिए यदि आठवें घर में बुरे ग्रह बैठे हों तो उनके प्रभाव को 12वें भाव में जाने से रोकने के लिए दूसरा घर खाली होना कुंडली का परम आवश्यक होता है। इसीलिए इस परिस्थिति में जिसमें आठवें घर में बुरे ग्रह बैठे हों तो दूसरे भाव को खाली रखना ही उचित रहता है। यानी अन्यथा आठवें घर के बुरे ग्रहों का प्रभाव दूसरे घर में से होकर के छठवें घर से होता हुआ 12वें घर में पहुंच जाएगा और परिणाम यह होगा कि जातक का दिन का चैन और रात्रि का आराम समाप्त हो जाएगा, यानी कि जातक की बर्बादी रुक नहीं पाएगी। एक हम आपको यहाँ एक उपाय बताते हैं कि यदि आठवें घर में बुरे ग्रह बैठे हों तो उस जातक को कभी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वह जातक मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा, वहां जाकर के माथा टेकेगा, उसके दूसरे घर में तुरंत ही ग्रह बैठ जाएंगे और जिसका परिणाम उसके लिए बुरा ही होगा। आइए अब हम आपको दूसरे सिद्धांत के बारे में समझाते हैं। यदि आठवें और 12वें भाव में आपस में परस्पर मित्र कहे जाने वाले ग्रह हों तो उस दशा में दूसरे घर में किसी ग्रह को स्थापित करना लाभदायक रह सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जातक का जीवन परिष्कृत होकर आनंद, वैभव, विलास तथा धन का आगमन शुरू होकर के पारिवारिक जीवन के सुख में अभिवृद्धि होने लगती है। लेकिन इन परिस्थितियों को में इस तथ्य का अध्ययन अवश्य ही कर लेना आवश्यक होता है कि दोनों ही घरों में यानी कि आठवें और 12वें घर में मंदा प्रभाव देने वाले ग्रह कभी भी स्थापित न हो, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि आपके घर या निवास स्थान में आठवें घर की स्थिति किस स्थान पर होती है। आपके भवन की दक्षिणी दीवार जो होती है वह आपकी कुंडली का 8वां घर कहलाता है। इसीलिए वास्तुकला में दक्षिण मुखी भवन में रहने का निषेध किया गया है। इसके अलावा आठवें घर से बूचड़खाने, शमशान, कब्रिस्तान, मुर्दाघाट या गंदी नाली को अथवा सेफ्टी टैंक को भी 8वां घर या 8वां भाव ही कहा गया है। अन्वय से लाल किताब के अनुसार यदि आठवें घर में पहले घर के मित्र ग्रह होंगे तो ऐसा कुंडली वाला जातक निश्चय ही विचारवान, चिंतक, गंभीर और दूरदर्शी अर्थात दूर तक की बात को सोचने वाला होता है। लेकिन यदि आठवें घर में पहले घर के शत्रु ग्रह होंगे तो वह जातक की नज़र कमज़ोर होगी ही, आई साइट वीक होगी, यानी वह अंधे की तरह हमेशा मटोल करके ही चलने वाला होता है, यानी उसकी सोच विस्तृत कभी भी हो नहीं सकती। वह सदैव ही दूसरों की राय के आधार पर ही अपने पथ का निर्माण करता है। आइए अब हम बताते हैं कि आठवें घर में कौन सा ग्रह उत्तम देता है। आठवें घर में यदि चंद्र, मंगल या शनि तीनों ही ग्रह अकेले अकेले स्थापित हों तो वह जातक का बुरा कर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे, यानी वह ठीक ठाक ही फल जातक को देंगे। लेकिन यदि आठवें घर में बुध अकेला हो तो वह जातक अत्यधिक व्यसनी होता है। लेकिन यदि आठवें घर में बुध एवं मंगल इकट्ठे होकर के या संयुक्त रूप से बैठेंगे
तो वह जातक के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको आठवें घर के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और आप इससे अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अब आपने अभी तक यदि हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओम श्री माधवाय नमः।